हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना मिशन गेट ईएससी 2021-22। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारे इस मिशन को। और मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रहा हूँ। और आप अगर पहली बार हमारे चैनल की वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से हमारे चैनल अनअकैडमी गेट मैकेनिकल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप लोगों में से कई लोग जानते हैं कि हमारी बहुत ही शानदार एक टीम है, जो हम ये 8-9 फैकल्टीज इंडिया के टॉप फैकल्टी देवेंद्र सिंह नेगी सर की लीडरशिप में हम लोग आपके लिए एक से एक शानदार मटेरियल प्रिपेयर करके आपके लिए लेकर के आते हैं और आपको एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा रहे हैं जिसकी हेल्प से आप गेट और इंजीनियरिंग सक्सेस एग्जामिनेशन और उसके साथ साथ इसरो डीआरडीओ और भी जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सभी की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वेश श्रीवास्तव वेलकम्स यू ऑल वंस अगेन। दिस इज माई ब्रीफ प्रोफाइल। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारा कोई प्लस कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहें तो मेरा कोड सर्वेश10 यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर इसका यूज है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का यूज कई जगहों पर है फ्रेंड्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको सारी ब्रांचेस के लिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स हर ब्रांच के कैंडिडेट को ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पढ़ना है। इसी तरीके से अगर आप निटी मुंबई में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए अगर आप टारगेट करके चल रहे हैं, या फिर निकमैर पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड रिसर्च में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के लिए अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हैं तो ये दोनों प्रोग्राम्स जो कि ऑल इंडिया ये सभी ब्रांचेस के लिए ओपन रहते हैं, तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ये जो हमारी सीरीज है, ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। ओके, इसी तरीके से अगर आप आईपेट एग्जाम जो होने वाला है इसके लिए अगर आप सोच रहे हो तो वहां पर नॉन टेक का ये एक सब्जेक्ट है जो कि हर ब्रांच के कैंडिडेट को पढ़ना है, हर ब्रांच के कैंडिडेट को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ना है नॉन टेक में, तो वहां पर भी आपको ये चीज फायदा पहुंचाएगी। और अगर आप इंडिया की टॉप आईआईटीज, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी चेन्नई से अगर आप एमटेक करने की सोच रहे हैं, जैसा कि आईआईटी बॉम्बे में आईईओआर या फिर आईआईटी कानपुर में आईएमई में एमटेक करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो लेक्चर सीरीज आपके लिए आपके इंटरव्यूज की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। जैसा कि मैक्सिमम जगहों पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग ओपन टू ऑल इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच होती है, हर ब्रांच के लिए ओपन रहती है, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल सीरीज आप सभी लोगों के लिए होने वाली है। तो आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस है हमारा आज का टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए क्या होता है फ्रेंड्स, स्वॉट एनालिसिस क्या है। स्वॉट एनालिसिस इज ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक used to help a person or organization to identify its strength, weaknesses, opportunities and threats related to the business competition or project planning. Okay friends, SWOT analysis basically अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये जो SWOT है इसका मीनिंग क्या है। S का मीनिंग है स्ट्रेंथ, weakness, strength, then weakness, then opportunity, O for opportunity, and then threat. ओके फ्रेंड्स, SWOT ये इन चारों का फुल फॉर्म है। और कई बार लोगों को लगता है कि जो यूएसए या यूरोप में जो आपने हॉलीवुड मूवीज में देखा होगा कि जब कभी एक इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो वहां पर एक ब्लैक कमांडोज की एक स्वाट टीम आती है।
तो वो जो स्वाट टीम आती है वो डिफरेंट चीज है और ये स्वाट जो है ये डिफरेंट चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, वो वहां पे जो उनकी क्या कहते हैं कमांडोज की जो स्पेशल जो एक्शन टीम जो होती है स्वाट टीम, वो स्पेशल वेपन एक्शन टीम ऐसा कुछ होता है, तो वो आपका क्या कहते हैं डिफरेंट टीम है कमांडोज की। यहाँ ये जो स्वाट एनालिसिस है ये स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को रिप्रेजेंट करता है। ओके, इसकी आप थोड़ी सी एक डिफिनीशन लिख लीजिएगा, इसकी एक डिफिनीशन लिख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, SWOT analysis is a strategic planning technique, strategic planning technique, strategic planning technique strategic planning technique used to help a person or organization to identify used to help a person or organization to identify its strength, weaknesses, opportunity and threats. Opportunity and threats related to the business competition related to the business competition और प्रोजेक्ट प्लानिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर जब कभी प्रोजेक्ट प्लानिंग कर रहा होता है या फिर बिजनेस कंपटीशन के बारे में वो एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कर रहा होता है, तो वो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है कि पर पर्सन या फिर एक इंडिविजुअल पर्सन और या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिससे कि उस प्रोजेक्ट में वो सक्सेसफुल हो सकते हैं वो लोग, या फिर वो कौन कौन से थ्रेट्स हैं जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो सकता है। ओके, यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर प्रोजेक्ट मैनेजर को इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि फेवरेबल या अनफेवरेबल हो सकते हैं टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। ओके, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स इनको आइडेंटिफाई करना पड़ता है जो कि इनमें से कोई एक ये दोनों ही फेवरेबल भी हो सकते हैं और दोनों ही एक्सटर्नल जो है ये फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है। ऐसे ही इंटरनल फैक्टर भी फेवरेबल भी हो सकता है और अनफेवरेबल भी हो सकता है, तो इसको ही आइडेंटिफाई करना होता है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए होता क्या है एग्जैक्टली कि जो स्वॉट एनालिसिस है यहाँ पर जो कंपनी की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि उसको रियल लाइफ में कई सारे केसेस फॉलो करने पड़ते हैं, उसको रियल लाइफ में कई सारी ऐसी कंडीशंस देखनी पड़ती हैं, फेस करनी पड़ती हैं जहां पर कुछ चीजें उसके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं, कुछ चीजें निगेटिव हो सकती हैं। तो इसको कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैटेगराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स,
देखिए क्या होता है, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हैं, ये strength and weakness are frequently interrelated, whereas opportunities and threats are commonly external environment. commonly देखिए क्या है यहां पर, हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हैं, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जनरली ये दोनों मैंने बोला स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ये दोनों हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। ओके, वहीं अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये इंटरनल है। इंटरनल का मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की बातें, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के फैक्टर्स। और एक्सटर्नल का मतलब क्या, जो आउटर एनवायरनमेंट है, वहां पे आपका जो वो जो फैक्टर्स है, वो जो इफेक्ट डालते हैं, वो कहलाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि ये स्ट्रेंथ और वीकनेस आपको पता चल गया इंटरनल फैक्टर हैं, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट जनरली एक दूसरे से कंबाइन रहते हैं, ये एक्सटर्नल फैक्टर है। इन फैक्टर्स का एनालिसिस करना, इन फैक्टर्स का एनालिसिस करना और ये देखना कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स पे इफेक्ट डालते हैं, ये एक प्रोजेक्ट मैनेजर से एक्सपेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट मैनेजर इन फैक्टर्स का एनालिसिस करता है, डीप एनालिसिस करता है और देखता है किस तरीके से प्रोजेक्ट पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। ओके, यहां पर क्या होता है फ्रेंड्स, यहां पर अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर्स की अगर बात करें, अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, तो इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास अगर हम लोग इंटरनल फैक्टर्स की बात करें, तो इंटरनल फैक्टर्स में हमारे पास 4P, वी हैव टू इंक्लूड ऑल 4P। ये 4P क्या है, 4P क्या है माय डियर फ्रेंड्स, 4P है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, ये हैं हमारे कुछ इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब क्या, कि हमारा वो प्रोडक्ट कैसा है, कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं, वो क्या फंक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने उसकी प्राइस क्या रखी, पर यूनिट कॉस्ट क्या है, उसके बाद फिर इस प्रोडक्ट का कितना प्रमोशन, कितना एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं हम लोग, और वो प्रोडक्ट हम लोग किस एरिया में, किस प्लेस पर हम लोग इसकी सप्लाई कर रहे हैं, या किस प्लेस पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं पहली बात तो, और कहां कहां पर, किन जगहों पर इसको सेल करने के लिए हमने अपने आउटलेट्स बनाए हैं। तो ये कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, एज वेल एज पर्सनेल, finance and manufacturing capabilities। ओके, एज वेल एज, इनके साथ साथ एज वेल एज
personnel, finance and manufacturing capabilities. तो फ्रेंड्स, ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनल फैक्टर के रूप में आइडेंटिफाई किए जाते हैं। पर्सनल का मतलब क्या, जो एचआर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट से जो चीजें, जो कैपेबिलिटीज हैं, वो कहलाती हैं पर्सनल। फिनेंस का मतलब आपको पता ही है कि जो फंड्स वगैरह रिलीज करना, वो कहलाता है फिनेंस। और मैन्युफैक्चरिंग मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी का मतलब कि किस लेवल की मशीनें रखी हुई हैं और वर्कर्स कितने ट्रेंड हैं, कौन कौन सी डिग्री या फिर कितने एक्सपीरियंस वर्कर हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स आपके इंटरनल फैक्टर में आते हैं। इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल फैक्टर को देखें, इसी तरीके से अगर एक्सटर्नल फैक्टर को देखें तो यहां पर आपको यहां पर ये मैक्रो इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, लेजिस्लेशन एंड सोशियो कल्चरल चेंजेस, दीज फैक्टर्स आर नोन एज द एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, legislation changes and सोशियो कल्चरल चेंजेस। ओके फ्रेंड्स, देखिए होता क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने फंड्स अवेलेबल, कितना वहां से कितने जो स्टेक होल्डर्स उन्होंने कितना फंड अवेलेबल कराया हुआ है और कितने फंड्स अवेलेबल है, ये कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और क्या कहते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, मतलब कि लेटर सपोज जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है मार्केट में, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और जैसे मान लीजिए कि जियो ने एक वो लेकर के आया, क्या नाम है, जियो एक 4G लेकर के आया। तो जियो जब एक 4G लेकर के आया तो वहां पर क्या हुआ कि आपको उस केस में ये एक थ्रेट हो गई बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इतनी ज्यादा कॉस्ट हमसे लेते थे 3G के लिए। 2016 के टाइम पे लगभग 1 GB 3G डेटा के लिए जो लो स्पीड का होता था, उसके लिए आपसे लगभग 250 रुपीज चार्ज किए जाते थे। और यहाँ पर जियो तो लेकर प्लान लेकर आ गया कि सीधे फ्री, एकदम फ्री 4G फास्ट डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल 1.5 साल तक। उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसने कॉस्ट लेनी शुरू करी, वो भी बहुत ही कम चार्ज है, लगभग 4 to 5 रुपीज पर जीबी का फास्ट इंटरनेट स्पीड वाला डेटा हमें मिलता है, जबकि पहले 250 रुपीज के अराउंड मिलता था। तो बहुत ज्यादा, मतलब कि 50 टाइम्स चेंजेस आ गए कॉस्ट में, जो कि बहुत बड़ा चेंज है। और ये इस टाइप के टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। लेजिस्लेशन चेंजेस, जैसे मान लीजिए कुछ आपका अचानक से कहीं पर वो गवर्नमेंट ने कोई रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिए। ओके, गवर्नमेंट ने अचानक से किसी चीज पे बैन लगा दिया या किसी एक चीज की एंट्री स्टार्ट कर दी। ओके, अगर लेट अस सपोज हम लोग इंडिया में बिजनेस कर रहे थे किसी एक स्पेसिफिक चीज का, और वहां पे क्या नाम है, पहले लेट अस सपोज चाइनीज मार्केट उस चीज के लिए ओपन नहीं था, लेकिन अगर इंडियन गवर्नमेंट ने अगर चाइनीज मार्केट को ओपन कर दिया उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, तो वहां पे उस केस में ये एक हमारे थ्रेट वाली पोजीशन हो जाएगी। और एक दूसरी कंडीशन ऐसी है कि पहले से कोई बिजनेस था, बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी जिसमें कि चाइनीज मार्केट का बहुत बड़ा कब्जा था, और हम लोग इंडियंस उसमें उतना
उतनी ज्यादा हम लोग उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते थे, क्योंकि पहले से ही मैक्सिमम मार्केट चाइनीज ने कवर कर रखा था। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट अगर हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स, तो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट पे आज की डेट में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन लगा दे कि भाई चाइना से इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आएगा, ओके, तो उस केस में ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बाकी कंपनियों के लिए, बाकी इंडियन कंपनियों के लिए, कि वो अपना एक बहुत बड़ा मार्केट उनके सामने आ जाएगा। तो ये इस तरीके के चेंजेस जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी लोग पावरफुल जो भी लोग हैं पॉलिटिक्स में जो बैठे हुए, वो लोग जो रूल्स बनाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो रूल बनाता है, उसके हिसाब से जो हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं वो हमारे कहलाते हैं लेजिस्लेशन चेंजेस। एंड एट लास्ट सोशियो कल्चरल चेंजेस। सोशियो कल्चरल चेंज का मतलब एक ऐसा चेंज, जैसे मान लीजिए कि हमारे घर के पास में ही, जैसे मान लीजिए कि हमने कोई एक मकान बनाया था अपना, और क्या कहते हैं, पहले तो भाई उसमें एक मंजिला मकान, एक मंजिला था हमारा कि ठीक है यार अपने को क्या ही करना, एक मंजिले में 5 कमरे अपने हैं, 4 से 5 कमरे हैं, अपनी फैमिली आराम से रह सकती है, ओके। लेकिन पे अब उसी एरिया में एलएम की कोचिंग खुल गई, ओके, या फिर वहीं पे आपकी क्या नाम है, कोई और दूसरी कोई कोचिंग, कोई बड़ी कोचिंग कोई खुल गई, जो कि वहां पे अब कई बच्चे वहां पर पढ़ने आने लगे, ओके। या कोई बड़ा उसी एरिया में, जो जहां जिस एरिया में मेरा मकान था, उसको गवर्नमेंट ने एक इंडस्ट्रियल एरिया अनाउंस कर दिया, कई लोग अभी अब वहां पे लेट अस सपोज अपनी इंडस्ट्रीज लगाने लगे। तो इन सब केसेस में क्या होगा, इन सब केसेस में मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि यस, मैं अब क्या कहते हैं अपने एक मंजिले मकान को 3 मंजिले मकान में चेंज कर लूं, तो मुझे कई सारे किराएदार मिलते रहेंगे, कई सारे टेनेंट मिल जाएंगे, जो कि मुझे क्या कहते हैं अच्छा खासा रेंट देते रहेंगे, ओके। यहाँ पर एक थ्रेट ये भी हो सकता है कि भाई अब यार इतने सारे किराएदारों को संभालेगा कौन, हैंडल कौन करेगा, तो ये सब चीजें यार पता नहीं फिर क्या नाम है, ये मेरी, अगर मैं हैंडल ना कर पाऊं इतने सारे अपने टेनेंट को, उनसे मैं किराया ना निकलवा पाऊं, तो ये मेरी एक वीकनेस हो जाएगी, ओके। वहीं अगर मैं, मेरे घर में है स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो कि ये सब काम कर लेते हैं, देख लेते हैं लड़के लोग, तो उस केस में क्या नाम है, ये मेरी एक स्ट्रेंथ होगी, ओके। अगर ऐसे केस में देखा जाए, यहाँ पर पहले कहीं कोई किराना शॉप थी, किसी आदमी की बड़ी किराना शॉप थी, अब बगल में ही मॉल खुल गया, ओके, तो उसकी किराना शॉप का तो इंपॉर्टेंस ही खत्म हो गया लगभग लगभग, क्योंकि ये उसके लिए एक थ्रेट हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं सोशियो कल्चरल, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट डाल सकते हैं, तो इन्हीं का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, ओके। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर जो बताया था, ये जो मैंने आपको बताया था, ये हम लोग थोड़ा एक बेटर वे में इसको हम लोग इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस जो है, एस का मीनिंग स्ट्रेंथ, वी डब्ल्यू मीन्स वीकनेस, ओ मीन्स अपॉर्चुनिटी, टी मीन्स थ्रेट, ओके। एस डब्ल्यू ओ टी आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए आपको क्या दिख रहा है, ये स्ट्रेंथ और वीकनेस जो हैं, ये इंटरनल फैक्टर्स हैं, ओके, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की चीज है। ठीक है फ्रेंड्स, वहीं ये जो अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स की बात होती है, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इफेक्ट शो करते हैं, ओके। अब क्या है कि ये स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटी ये वो फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के या प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्पफुल होते हैं, हेल्पफुल टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, ओके। वहीं ये वीकनेस और थ्रेट्स हार्मफुल होते हैं, हार्मफुल टू अचीव
ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ये हार्मफुल होते हैं वीकनेस और थ्रेट्स। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। यहां पर आपके पास 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बन जाते हैं कि वो कौन सा इंटरनल फैक्टर है जो कि हेल्पफुल है, ओके, वो कौन सा इंटरनल फैक्टर जो कि हार्मफुल है, वीकनेस, वो कौन सा एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि हार्मफुल है, वो हो गया आपका थ्रेट, वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जो कि हेल्पफुल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर कौन सा है, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का मतलब इंटरनल, तो हेल्पफुल में स्ट्रेंथ आ गया, ओके। इन्वायरमेंटल कौन सा फैक्टर है जो कि हार्मफुल है, वो हो गया थ्रेट। तो इस टाइप से फ्रेंड्स ये आपके पास 10-12 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे इस टेबल में बन जाते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं आपसे, ओके, अक्सर पूछे जाते हैं। तो इन्हें हमें ढंग से एनालाइज करना बहुत जरूरी होता है, ओके। आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स होता क्या है, यहां पर क्या था कि एक वर्ल्ड में एक साइंटिस्ट हुए थे अल्बर्ट हम्फ्री नाम पे, अल्बर्ट हम्फ्री, अल्बर्ट हम्फ्री नाम के एक साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, दुनिया की टॉप 500 कंपनीज की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर इन्होंने इस वर्ड का यूज सबसे पहले, SWOT का यूज सबसे पहले किया था, ओके फ्रेंड्स। 1970 में स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। वहां पर अल्बर्ट हम्फ्री नाम के एक साइंटिस्ट या फिर आप एक रिसर्चर कह लीजिए, उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड स्वॉट एनालिसिस का यूज किया था, ओके, ओके फ्रेंड्स। लेकिन ये जो हम्फ्री है इन्होंने कभी भी किसी भी बुक में ऐसा लिखा नहीं कि मैं ही इस स्वॉट का, मैंने ही इन्वेंशन किया है, इन्होंने खुद कभी क्लेम नहीं किया, लेकिन सबसे पहले यूज इन्होंने ही किया। ओके, ये स्वॉट वर्ड सबसे पहले इन्होंने ही यूज किया था। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा एक डिटेल्ड वे में हम लोग ये स्ट्रेंथ वीकनेस की और अपॉर्चुनिटी थ्रेट की डिफिनीशन देख लेते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या क्या। स्ट्रेंथ क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि हमारे बिजनेस को, ये एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि हमारे बिजनेस को इन कंपेयर टू अदर बिजनेस एडवांटेज प्रोवाइड कराता है, ओके फ्रेंड्स, इन कंपेयर टू अदर बिजनेसेस ये हमें जब एडवांटेज की कंडीशन में ले आता है, एडवांटेजेस ओवर अदर कंपटीटर्स या अदर बिजनेसेस, ओके फ्रेंड्स। अब यहां पर क्या होता है कि ये स्ट्रेंथ क्या क्या हो सकती है, स्ट्रेंथ कभी आपकी ब्रांड नेम भी हो सकती है, ओके, कि भाई ब्रांड नेम आपका एक स्ट्रेंथ है। लेट अस सपोज एप्पल ने कोई भी मोबाइल निकाल दिया तो उसकी सेल तगड़ी रहती रहती है, अच्छा खासा रहती रहती है। ऐसे ही कई सारे ऐसे ब्रांड हैं, कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं इंडिया में, IITs IIMs एक ऐसे ब्रांड नेम है जहां पर हमेशा एडमिशन लेने के लिए, या एम्स हो गया, या फिर आपका क्या नाम है ये ISI इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है, IISc हो गए, या और भी बड़े बड़े JNU AMU DU बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड नेम है जहां पर एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में हमेशा एक बहुत बड़ी कंपटीशन लगी रहती है। इनके अलावा कोई और इंस्टीट्यूट भी, XYZ इंस्टीट्यूट भी अगर लेटेस्ट सपोज कहीं खुला और अभी पिछले 8-10 सालों में उसने भी एक अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन फिर भी उतना
उसके लिए उतना लोग सोचते नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्रांड नेम एक बहुत बड़ी चीज होती है। ऐसे ही एक लॉयल कस्टमर बेस, लॉयल कस्टमर बेस का मतलब क्या हुआ? लॉयल कस्टमर बेस का मतलब ये हुआ कि हमारा जो कस्टमर बेस है वो हमारे साथ एकदम हार्ट से अटैच्ड है, वो हमारे साथ अटैच्ड है। कि लेटर सपोज जैसे पतंजलि एक जो इंडस्ट्री है, पतंजलि का जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, तो कई लोग स्वदेशी प्रोडक्ट के नाम पर, स्वदेशी प्रोडक्ट के नाम पर कि हाँ भाई हमारा पतंजलि काफी अच्छा है और हम तो चाहे पतंजलि का टूथपेस्ट हो, चाहे पतंजलि का क्या कहते हैं ब्रश हो, या फिर उसका साबुन हो, या फिर उसकी कोई क्रीम हो, यही सब चीजें हम लोग पतंजलि के ही मैक्सिमम प्रोडक्ट यूज करते हैं। कई लोग ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो लॉयल कस्टमर बेस है ये आपके लिए एक स्ट्रेंथ है। ऐसे ही कुछ लोग कोई फॉरेन कंपनी है उसी की गाड़ी खरीदते हैं कि नहीं भाई मुझे तो जर्मन कंपनी की कार खरीदनी है। हाँ, मेरे को मतलब उस आदमी को ऐसा लगता है कि जर्मन कंपनी की कार जो होती है वो काफी, जर्मन कंपनियों की जो कारें होती है वो काफी अच्छी होती है। ओके, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है। ऐसे कोई स्विस वॉचेज या फिर जर्मन कार या फिर जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, ये सब चीजें जो है ये बहुत ही लॉयल कस्टमर बेस होने की वजह से ये एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के रूप में वर्क करती है। ओके, ऐसे ही आपका स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट मतलब कि कंपनी आपकी कभी घाटे में जाती नहीं है। तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं या जो भी शेयर खरीदने वाले लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनके मन में एक बहुत ही पॉजिटिव ये बना रहता है, विश्वास बना रहता है कि इस कंपनी में मैं पैसा लगाऊंगा तो डूबेगा नहीं, थोड़ा कम मिलेगा भले ही लेकिन लॉस में नहीं जाती है कंपनी। ओके, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ है। ऐसे ही यूनिक टेक्नोलॉजी, यूनिक टेक्नोलॉजी एटसेट्रा। अभी जैसे मान लीजिए ये लॉकडाउन हो रखा है, पूरी दुनिया एकदम परेशान है, लाखों लोग मर चुके हैं, करोड़ों अरबों लोग अपने घर के अंदर बंद हैं। अभी इस समय कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी अगर कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला लेकर के आ जाए जिससे कि इस कोविड-19 के वायरस को कंट्रोल करने या फिर एलिमिनेट करने में सक्सेस मिल जाए, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, चाहे कोई भी ऐसी कोई ऐसा इन्वेंशन हो जाए, तो वो जो भी कंपनी होगी वो उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। जिस भी कंपनी ने ये चीज डेवलप किया होगा उसकी स्ट्रेंथ बन जाएगी ये, और वो कंपनी एकदम सबसे टॉप पे आ जाएगी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। ओके फ्रेंड्स, तो ये सारी चीजें बहुत सारे ऐसे एग्जांपल जो कि आपके स्ट्रेंथ बन सकते हैं और आपकी कंपनी को एक एडवांटेज दिलवा सकते हैं इन कंपेयर टू द अदर कंपटीटर्स। ओके, ओवर द अदर कंपटीटर्स। ओके, ऐसे ही अगर वीकनेस को देखें तो वीकनेस क्या होती है? वीकनेस एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से आपको, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होता है जिसकी वजह से डिसएडवांटेज कंडीशन आती है। ओके, हमको एक हार्मफुल या फिर डिसएडवांटेजियस कंडीशन फेस करनी पड़ती है। क्या होता है, जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए इसमें, इसकी वजह से होता क्या, वीकनेस की वजह से कंपनियां जो है अपने ऑप्टिमम लेवल से ऑप्टिमम लेवल तक भी नहीं पहुंच पाती, उनका परफॉर्मेंस बहुत ही बिलो रह जाता है। जबकि स्ट्रेंथ की वजह से परफॉर्मेंस काफी हाई हो जाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है। स्ट्रेंथ जो चीजें हैं उनकी वजह से कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव करती है, वहीं वीकनेस की वजह से परफॉर्मेंस डिटोरिएट करती है, नीचे आती है। ओके, अब जैसे मान लिया कि आपका एग्जांपल अगर लें यहां पर, एग्जांपल अगर लें तो हमारा वीक ब्रांड नेम, यही जो ऊपर चीजें थी उन्हीं का अपोजिट कर लीजिए, वीक ब्रांड नेम कॉमा एवरेज टर्नओवर
कभी आपको नुकसान हो जाता है कंपनी को, कभी फायदा होता है, कभी लॉस में रहती है, कभी प्रॉफिट में रहती है, तो एवरेज टर्नओवर आपको मिलता है। बहुत ज्यादा उधारी चल रही है पहले से ही, अगर आपके ऊपर बहुत ज्यादा उधारी चल रही है और आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कौन आपके साथ कौन पैसा लगाएगा? हर आदमी जान रहा है कि यार ये तो बहुत ज्यादा उधारी में चल रहा है पहले से ही, तो फिर इसके साथ बिजनेस करने में कोई फायदा नहीं। ओके, या फिर आपके पास कैपिटल ही नहीं है, पैसा है ही नहीं, तो क्या बिजनेस करेंगे आप? इन्वेस्टर्स ही नहीं है आपके पास, आइडिया कितना ही अच्छा है, या फिर क्या नाम है क्या नाम है, विजन कितना ही अच्छा है, लेकिन इन्वेस्टर्स भी तो होने चाहिए, पैसा लगाने वाले भी लोग तो चाहिए, अदरवाइज तो फिर कैसे काम चलेगा? तो या फिर एक ये पुअर सप्लाई चेन, पुअर सप्लाई चेन। अब आपको क्या लगता है ये पेप्सी या क्या नाम कोका कोला यही दुनिया की सबसे अच्छी कोल्ड ड्रिंक है? नहीं फ्रेंड्स, ये एक अच्छी कोल्ड ड्रिंक है, सबसे अच्छी नहीं है, क्वालिटी वाइज या टेस्ट वाइज या हेल्थ वाइज सबसे अच्छी नहीं है, इनसे अच्छे भी बहुत सारे ब्रांड्स दुनिया में अवेलेबल हैं, लेकिन हाँ ये एक मीडियम लेवल है, इनका एक क्वालिटी स्टैंडर्ड एक मीडियम लेवल से ऊपर है, और इनका सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है, सप्लाई चेन बहुत इफेक्टिव, दुनिया के किसी भी शहर में किसी भी गांव में आप चले जाएं वहां पर आपको पेप्सी की प्रेजेंस मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये इनका पावर ऑफ सप्लाई चेन है। तो यही चीज अगर आपका स्ट्रांग रहे तो वो स्ट्रेंथ में आ जाता है, स्ट्रांग सप्लाई चेन। ओके, वहीं अगर यही चीज आपकी पुअर रहे तो ये पुअर सप्लाई चेन, ये वीकनेस हो जाती है। अमूल का दूध इंडिया में लगभग लगभग सभी जगहों पे मिल जाता है, तो दूध में कौन सी क्वालिटी भाई? दूध में कोई अलग से टेस्ट थोड़ी बनाना है, कोल्ड ड्रिंक में तो फिर भी टेस्ट समझ में आता है, लेकिन दूध में कौन सा अलग सा टेस्ट? वो तो सीधे आपको गाय भैंस से निकलवा करके और ये कहते हैं पैकेट में पैक करके और सीधे पब्लिक को देना है। लेकिन इंडिया में अमूल की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है या जो उसकी सप्लाई चेन है वो सबसे इफेक्टिव है, इसी वजह से अमूल इंडिया में एक सबसे बड़ी कंपनी है, और इनफैक्ट मिल्क इंडस्ट्री में या फिर ये जो फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा नाम है अमूल। ओके फ्रेंड्स, तो सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ या फिर एक बहुत बड़ा वीकनेस होता है। ओके, ऐसे ही अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें, अगर हम लोग अपॉर्चुनिटी की बात करें तो अपॉर्चुनिटी में देखें तो अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि ये कुछ एक ऐसा एलिमेंट होता है एनवायरनमेंट का, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट को या फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को कुछ एडवांटेज हो सकता है, कुछ बेनिफिट हो सकता है। ओके, इसमें लिख लीजिए, इट इज ए favorable element of the environment that a project can exploit for एडवांटेज। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि टैक्स में बेनिफिट हो गया, या फिर क्या नाम है टैरिफ में कट हो गया, आपको कंपनी ने टैक्स में बेनिफिट दे दिया कि भाई लेट अस सपोज अब 5 लाख तक पर ईयर इनकम करने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। या फिर जैसे कि कोई जब नया स्टेट बनता है तो वहां जब नया स्टेट बनता है तो वहां पर एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है और कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बाकी अदर स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में काफी कम टैक्स लगाती है या फिर जीरो टैक्स लगाती है, ठीक है ना, ताकि उनके स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट मिल सके, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। ऐसा केस उत्तराखंड जब नया बना यूपी से अलग हो करके, या फिर झारखंड तो वैसे भी पहले से ही सुपर इंडस्ट्रियल एरिया था ही, लेकिन उत्तराखंड के केस में आप देख सकते हो उत्तराखंड जब यूपी से अलग हुआ
तो वहां पर एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, या फिर तेलंगाना अभी जो आंध्र से अलग हुआ है, ये आपकी एक नई पॉलिसी बनी। वहां पर क्या कहते हैं, इस पॉलिसी के हिसाब से लोग बहुत ज्यादा ही रिबेट देते हैं, टैक्स बेनिफिट देते हैं कंपनियों को, जो कि उनके लिए, कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी का केस होती है। और ऐसी अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए, ऐसी अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए कंपनियां दौड़ी चली जाती हैं और अपना प्लांट लगाती हैं, वहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करती हैं और अपना प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उन्हें वो 5 साल 10 साल का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद, जो स्टार्टिंग का फेज रहता है जिसमें कोई टैक्स नहीं लगता या बहुत नॉमिनल टैक्स लगता है, अगर उसके क्रॉस होने के बाद, उस टाइम पीरियड के क्रॉस होने के बाद, ओवर होने के बाद, अगर उन्हें लगता है कि यहाँ रुकना फायदेमंद है तो वो रुकती है, नहीं तो फिर वहां से निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो उत्तराखंड में ये केस मेरे सामने सामने हो चुका है, तो मैंने देखा है, तो इसलिए मैं आपसे एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूँ। ऐसे ही क्या नाम है, कोई जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, उनके ऊपर कंपनी, हमारी कंट्री ने या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने टैक्स बढ़ा दिया। ओके, उनके ऊपर टैक्स अगर बढ़ा दिया कि वो लोग, मतलब बाहर से माल इंपोर्ट करने में, बाहर से माल जो इंडिया में आ रहा है उसको एक्साइज ड्यूटी उसके ऊपर बढ़ा दी, तो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई तो अब उनका जो कॉस्ट है, पर यूनिट कॉस्ट, वो बहुत बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से ये एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगी हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कि अब हम लोग कम कॉस्ट में वही उसी क्वालिटी का मटेरियल सप्लाई कर सकते हैं। तो मार्केट में जो हमारे सबसे मेन कंपटीटर की कॉस्ट अगर बढ़ जाए, सबसे मेन कंपटीटर के प्रोडक्ट की कॉस्ट अगर बढ़ जाए, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसको आगे बढ़ने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ओके, थ्रेट्स के बारे में अगर हम लोग देखें, थ्रेट्स के बारे में देखें, तो ये एक ऐसा एलिमेंट होता है एनवायरमेंट का, जो कि कंपनी के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, कंपनी के लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है, या फिर कंपनी के प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के पोटेंशियल को हार्म कर सकता है, कैन हार्म द potential to achieve organization's objectives। ओके फ्रेंड्स, तो ये होती है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए। ओके, अभी यही देखिए आपकी ये जो कोरोना वाला ये जो आपका पेंडेमिक जो चल रहा है, ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी कोचिंग या बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस बंद हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कूल या बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो कि जिनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि वो क्या नाम है 2-3 महीने 4 महीने तक अपने ऑर्गेनाइजेशन को बंद भी रखें और उसका रेंट भी पे करते रहें, उनकी अर्निंग जीरो हो जाए और वो उस बिजनेस का रेंट भी पे करते रहें और क्या कहते हैं अदर जो स्टाफ है उसको सैलरी भी देते रहें। ऐसा कर पाना बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, स्पेशली जो न्यू ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं, जो कि अभी जस्ट 1 साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले स्टार्ट हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसी नेचुरल डिजास्टर वाली जो आपकी कंडीशंस हैं, ये एक थ्रेट होती हैं जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। जैसे मान लिया कि अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करें, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो वहां पर अगर रेन जो बारिश है वो अगर टाइम से पहले हो जाए तो भी एक प्रॉब्लम, और एक फिक्स टाइम के बाद हो तो भी एक प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, वही एक फिक्स टेन्योर होता है, उसी टेन्योर में अगर बारिश हो रही है तब तो ठीक है, लेकिन फिर अगर एंडिंग में एकदम फसल एकदम खड़ी एकदम तैयार है उस समय बारिश हो जाए, अभी जैसे कि जस्ट अभी रिसेंट में भी 2 दिन पहले हुआ है, तो इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि नाम है अच्छी खासी खड़ी हुई फसल एकदम बेकार हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में ये सब जो नेचुरल डिजास्टर जैसी चीजें हैं, ये किसी भी फूड प्रोडक्ट्स या फिर और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए ये एक थ्रेट होती हैं। अब जैसे कहीं पे बड़ा सा भूकंप आ गया, पूरा शहर का शहर ही खत्म हो गया, गिर गया, पूरा शहर की सारी बिल्डिंगें गिर गई, तो इससे बड़ा थ्रेट और क्या हो सकता है। अच्छा खासा जमा जमा बिजनेस पूरा खत्म, आदमी तो सड़क पे आ गया, तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है। ऐसे ही फ्रेंड्स गवर्नमेंट की जो रूल्स रेगुलेशंस हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज,
गवर्नमेंट पॉलिसीज। अभी गवर्नमेंट अगर बैन लगा दे भाई, कैसे गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिनों पहले ई सिगरेट के ऊपर बैन लगाया, ओके। अब अगर जो नॉर्मल सिगरेट जो मार्केट में मिलती है या पान बीड़ी गुटखा मसाला जो मिलता है, अगर वो किसी स्टेट में या फिर किसी या सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही अगर इसको बैन कर दे, तो ये एक थ्रेट है और क्या, ये बहुत बड़ा थ्रेट है। तो इसकी वजह से पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो ये ऐसी चीजों से बचने के लिए हम लोगों को, मतलब ऐसी चीजें जो हैं, ऐसे फैक्टर्स जो हैं, ये कहलाते हैं थ्रेट, ओके। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपका एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई होगी इन टॉपिक्स के ऊपर। तो अगर देखा जाए एडवांटेज, अगर हम लोग देखें कि क्या एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है इसका, स्वॉट एनालिसिस का क्या एडवांटेज है कि जिसकी वजह से इसको इतना ज्यादा यूज करते हैं। स्वॉट एनालिसिस में देखिए फ्रेंड्स होता क्या है कि स्वॉट एनालिसिस को जो हम लोग यूज कर रहे होते हैं, तो जो इसकी जो लास्ट स्टेजेस जो आती हैं, उस लास्ट स्टेजेस में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की प्लानिंग करते हैं, ओके। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीवेबल या अटेनेबल हैं कि नहीं, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। अब अगर नेचुरल डिसास्टर ही आ गया है, भयंकर बाढ़ आ गई है, या फिर क्या नाम है, अब यही आ गया, क्या नाम है, ये लॉकडाउन हो गया 3 महीने 4 महीने के लिए, तो कहाँ पूरा हो पाएगा टारगेट भाई। तो ये सब चीजें कंपनियां एनालाइज करती हैं और इससे फिर अपना आगे का प्लानिंग करती हैं, आगे की पॉलिसी बनाती हैं, ओके। तो अगर कंपनियां ये पाती हैं कि ऑब्जेक्टिव्स जो हैं अगर वो अचीव करने लायक नहीं है, तो फिर एक दूसरा ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है, दूसरा ऑब्जेक्टिव फिर से सेट किया जाता है। ऐसे ही यहां पर पॉइंट्स लिख लेते हैं थोड़े से। प्लानिंग टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स आर attainable or not, okay, if not, if not attainable, if not attainable, then select a different objective, ओके फ्रेंड्स। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमको स्वॉट एनालिसिस से यूज करने का एक और बड़ा बेनिफिट ये होता है कि कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकती है कंपनी। क्या क्या उसकी अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या थ्रेट्स हैं, इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है, ओके फ्रेंड्स। यहां पर स्वॉट एनालिसिस की वजह से कंपनियां जो होती हैं, कुछ ऐसे भी फैक्टर्स उनके सामने आते हैं जिनसे वो पहले से अनअवेयर रहती हैं, या स्वॉट एनालिसिस करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स सामने आते हैं जो कि पहले कंपनी ने सोचे ही नहीं होते। जब उसको अपनी स्ट्रेंथ का एहसास कराया जाए, स्ट्रेंथ का एहसास तो मान लीजिए रहता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के बारे में कई लोग नहीं जानते, तो अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ का एहसास भी कई लोगों को नहीं होता है, ओके। कोचिंग इंडस्ट्री में आपको अच्छे से मतलब पता होगा कि कई बार कई स्टूडेंट्स खुद पे बिलीव नहीं कर पाते हैं कि मैं एक दिन आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको आपकी स्ट्रेंथ का अंदाजा खुद नहीं रहता है, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, जैसे मान लीजिए अभी अचानक से आईपीएट एक नया एग्जाम आया है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर जैसा बताया जा रहा है अगर वो चीजें हो जाती हैं तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब जैसा बोल रही है पब्लिक या जैसा बोल रहे हैं वो आईपीएट वाले, वैसा इंप्लीमेंट होता है कि नहीं होता है वो एक अलग फैक्टर है। लेकिन अगर इंप्लीमेंट हो गया तो जो कैंडिडेट्स इस साल फॉर्म भरे हैं, वो कैंडिडेट्स तो बहुत अच्छी जगह पे बड़ी आसानी से सेटल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। तो ये चीजें जो हैं, ये अपॉर्चुनिटीज, ये
क्या कहते हैं स्ट्रेंथ या वीकनेस या थ्रेट्स, इनके बारे में पता चलने से कुछ ऐसे फैक्टर्स या कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी सामने आते हैं जिनको हम लोग पहले कभी सोचते ही नहीं थे। ठीक है ना फ्रेंड्स। ऐसे अगर देखा जाए लास्ट में अगर हम लोग देखें तो थ्रेट्स के बारे में अगर देखें तो थ्रेट्स में क्या होता है कि या मतलब लिमिटेशंस में अगर देखें स्वॉट एनालिसिस के लिमिटेशन क्या है, इसकी इसके एनालिसिस के लिमिटेशन, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि यहां पर हम लोगों को एक बार जब एनालिसिस कर लिया और एक बार जब एंट्री कर दी है तो एक बार एंट्री करने के बाद उस एंट्री को एलिमिनेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट होगा। To eliminate the entry once done, the entry once done in SWOT analysis. ओके, ऐसे ही एक ऐसा स्वॉट एनालिसिस जो कि स्ट्रैटेजी बनाने में कोई हेल्प ना करता हो, उसका हमें कोई खास यूज नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरीके से स्वॉट एनालिसिस की हेल्प से हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं उनको केवल कंपाइल करते हैं, उनके ऊपर थिंकिंग का जो काम है वो काम नहीं करते हैं। SWOT analysis helps its users to compile the list rather than thinking about the actual important factor. Okay, help to compile the list of factors rather than thinking over them. Okay फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया हमारा आज का लेक्चर। और फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये मेरा कोड है सर्वेश 10, जिसका इस्तेमाल करके आप अनअकैडमी प्लस पे कोई भी प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसके सारे एडवांटेजेस और ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। अगर आपको लगता है कि अनअकैडमी का प्लस का सब्सक्रिप्शन आपके लिए यूजफुल हो सकता है और उससे आपकी क्या कहते हैं आपको हमारे मटेरियल पे बिलीव हो रहा हो, और अगर आपको ये लगता हो कि अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन को लेने से आपको और ज्यादा सक्सेस मिल सकती है, तो आपका वेलकम है। यहाँ पर ये पूरा स्टेप दिया हुआ है, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। पहले तो आपको unacademy.com या फिर अनअकैडमी लर्नर्स ऐप डाउनलोड करना है या फिर unacademy.com पर जाना है। वहां पर अपना गोल सेलेक्ट करना है, गोल के बाद सब्सक्रिप्शन पे जाना है, सब्सक्रिप्शन में आपको जो सब्सक्रिप्शन चाहिए वो लेना है, उसका पेमेंट करना है, पेमेंट के लिए आपको कोड अप्लाई करना है, और कोड अप्लाई करने के बाद फिर आपको क्या नाम है यहाँ पर जो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% के डिस्काउंट के बाद फिर आपको क्या कहते हैं तुरंत आ जाना है इसके ऊपर अपना पेमेंट आप कर कैसे रहे हैं। तो पेमेंट करने के लिए आपके पास आप डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हैं और आपको क्या कहते हैं कई सारे EMIs के भी ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बस इस लेक्चर में इतना ही। इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू गुड लक एंड थैंक यू।